कॉमर्स क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। उसमें हमने दो टाइप के शेयर देखे थे, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट दैट इज नॉर्मल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट मीन्स उनको नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है, वन शेयर वन वोट इज द प्रिंसिपल, तो नॉर्मल वोटिंग राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, हियर देयर राइट्स आर गोइंग टू बी डिफर मतलब जैसा अलग रहेगा, है ना। तो अलग यानी क्या, तो आगे दिया हुआ था कि जैसा उनको लिमिटेड वोटिंग राइट मिलेगा या बिल्कुल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली फिर उनको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। यानी जैसा एक नॉर्मल वोटिंग राइट में अगर आप 100 शेयर खरीदते हो तो आपके पास 100 वोट है, लेकिन वही अगर आप बात करेंगे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट में, तो आपके पास अगर 100 शेयर्स है तो जरूरी नहीं कि आपके पास 100 वोट हो एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है इन द इवेंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगी, और कंपनी जब बंद होंगी तो सबसे पहले किनको पैसा देंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में इक्विटी को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर हमने देखे थे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड, इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल रिपेमेंट की बात आती तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। इनको जो रेट ऑफ डिविडेंड रहता है वो फिक्स रहता है, इसलिए फिक्स रिटर्न था। नेचर ऑफ कैपिटल, ये कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल हो सकता है, क्योंकि जनरली इसका जो ड्यूरेशन होता है रिडम्पशन का 7 ईयर 8 ईयर 10 ईयर ऐसा रहता है। देन इनका मार्केट वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू जनरली सेम ही रहता है, क्योंकि मार्केट में इस शेयर का ट्रेडिंग होता नहीं है ना। वोटिंग राइट, इनको नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं रहते, ये सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब इनसे रिलेटेड, इनके क्या कह सकते हैं हम, इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें इनको बुलाया जाता है और उसमें ये वोट कर सकते हैं। ठीक है ना। देन रिस्क, इनको रिस्क ना के बराबर होती है कंपनी में। रिस्क ना के बराबर मतलब कैसा है कि कैपिटल भी सेफ है, पैसा भी वापस मिल ही जाता है, डिविडेंड भी फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे मिलते, तो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर देयर इज लेस रिस्क इन प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू, जनरली फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ₹100। ओके, it is not compulsory that it should be 100, but generally normally face value of preference share will be considered as 100. okay, then राइट और बोनस इशू, जैसा हमने कहा था इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू मिलता है, बोनस इशू मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा इशू कुछ नहीं मिलता। देन नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ये कॉन्शियस इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स नहीं रहते, जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें पहला टाइप जो था वो था क्यूमुलेटिव और सेकंड था नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, थर्ड था पार्टिसिपेटिंग एंड फोर्थ था नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिफ्थ था कन्वर्टिबल और सिक्स था नॉन कन्वर्टिबल, और सेवंथ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या रहते, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके ऊपर अगर लॉस होता है, यानी कंपनी को अगर लॉस हुआ तो लॉस कंडीशन में कंपनी ऑब्वियसली डिविडेंड नहीं देंगी, क्योंकि डिविडेंड इज अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। व्हेनेवर कंपनी मेक्स प्रॉफिट then company will going to pay dividend, but there are certain preference share, these are cumulative preference share. Whenever company occurs losses, company will not pay any dividend to preference shareholder, but that loss year's dividend will be accumulated with the company and it will be paid at the time of profit. Whenever company is going to pay dividend in future, then company will pay previous loss year's dividend, current year's dividend, both are including. okay, दोनों एक साथ दिया जाएगा बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको ऐसा कोई भी राइट नहीं रहता, है ना, उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता, लॉस ईयर का डिविडेंड गया सो गया। देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, दीज आर द प्रेफरेंस शेयर्स हु हैव राइट to participate in the extra profits of the company. That means preference shareholder will get their regular dividend, and after payment of dividend to equity shareholder, if there are surplus profits remain with the company, then company will pay extra dividend to the participating preference share. Hence it is called as participating, because they are going to participate in the extra profits of the company. okay, and there are non-participating preference share which doesn't carry such right, they will not participate in the extra profits of the company, they will get their regular dividend as it is. okay, then convertible preference share, these are the preference share
which are going to be converted into equity share after a certain period of time, and that time was already decided at the time of issue. Say his company is issuing preference share in 2015, year 2015, and they were said that we will going to convert these preference share into equity share after 5 years. That means from 2015, and if we add 5 year into them, we will get 2020. In the year 2020, convertible preference share which were issued in the 2015 now have been converted into equity share in 2020. Okay, then non convertible preference share, these are the preference share where no conversion right is given to them. These preference share will be preference share till the date of redemption, यानी जब पैसा वापस करने की बात आएंगी तब तक ये प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जनरली ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 there is a restriction that no company can issue irredeemable preference share, hence every shares are redeemable. Okay, when the time of that particular share has been matured, say if we have issued preference share for 10 year and now 10 year has been passed. Okay, so now company will going to redeem it, है ना, उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा. तो कैसा करेंगे कि जो कंपनी ने प्रॉफिट जमा करके रखा है ना, उसमें से इनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, या तो पुराने शेयर लेके उनको नए शेयर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, यानी अल्टीमेटली द स्टेटस ऑफ ओल्ड शेयर्स विल बी एबोलिश्ड, यानी पुराने शेयर होल्डर जो थे उनका स्टेटस एबोलिश हो जाएगा, यानी अब वो शेयर होल्डर नहीं रहेंगे. यानी आप जैसा 2010 में शेयर इशू हुए थे, अब 2020 आ गया, यानी 10 साल हो चुके हैं, तो 2020 में उनका शेयर का रिडम्पशन होगा, कैश में होगा. ओके, प्रॉफिट में से हम देंगे जो पैसा है हमारे पास बचा हुआ, या तो नए शेयर इशू करेंगे, लेकिन इससे होगा क्या कि पुराने शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगी. तो इट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ओके, मतलब अभी 2021 या 2022 में कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता कि मैंने 2010 में शेयर खरीदा था, क्योंकि 2010 के शेयर 2020 में रिटर्न हो चुके हैं. ओके, एन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दैट मीन्स these shares are not redeemable, but these type of shares are not allowed to be issued as per section 55 subsection 1 of the Indian Companies Act 2013. Okay, that means we can see it as there are no irredeemable preference share at present. Okay, so these are 8 types of preference share, and here we have ended up our previous class, and now we are going to start new topic, that is retained earning. ओके, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं. हमने सोर्सेस ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था टॉपिक. सोर्सेस ऑफ कैपिटल में फिर हमने पढ़ा था देयर आर 2 सोर्सेस, ओन एंड बोरोड. तो ओन सोर्सेस में, ओन यानी खुद का सोर्स जो था, उसमें हमने देखा था शेयर एंड रिटेन अर्निंग. शेयर में फिर हमने इक्विटी शेयर, फिर इक्विटी शेयर के 2 टाइप देखे. शेयर में हमने प्रेफरेंस शेयर देखा, उसके 8 टाइप हमने देख लिए. तो शेयर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, इसलिए देखो यहां पे क्या लिखा है 2.1.2. तो ये एग्जैक्टली क्या है 2.1.1. 2.1.1 ये जो था, ये क्या था 2.1.1 क्या था, शेयर्स, बराबर है. 2.1.1 शेयर था. अभी 2.1.2 रिटेन अर्निंग, यानी सेकेंड लेसन में पहला टॉपिक था ओन कैपिटल, उस पहले टॉपिक में पहला टॉपिक था शेयर, बराबर है. अब सेकेंड लेसन में पहला टॉपिक है ओन कैपिटल और उसमें दूसरा टॉपिक है रिटेन अर्निंग. तो अभी हम रिटेन अर्निंग स्टार्ट करते हैं. अब बेसिकली रिटेन अर्निंग क्या है, तो रिटेन अर्निंग एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, रिटेन, देखो अर्निंग तो आपको समझता है, जो पैसा हमने कमाया है ना, प्रॉफिट वगैरह, तो ये हो गया हमारा अर्निंग. ओके, ये हो गया अर्निंग. अब रिटेन का मतलब क्या, तो रिटेन यानी कैसा, जो हमने हमारे पास रखा हुआ है, बचा के, जिसको हम कहते हैं रिटेन करके रखना, संभाल के रखना, बचा के रखना. तो रिटेन अर्निंग का मतलब यह है कि ऐसा अर्निंग, ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो कंपनी ने बचा के रखा हुआ है. ओके, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, ओके, सरप्लस प्रॉफिट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर आर फंड्स,
ओके, तो ये सब में जो पैसा हमने बचा के रखा है ये हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग जो है इट इज अवर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी ये पैसा हमारा ही है, इतने साल से हमारी कंपनी चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके हमने बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे लिए रिटेन्ड अर्निंग, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्निंग है वो वेरी करता है, वेरिएशन है, चेंज होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। और ये सबको समझ में आता है कि जब बहुत सारा पैसा आप कमा रहे हो तो पूरा खर्च नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है ना, कभी भी सिचुएशन बेकार हो सकती है। अब जैसा ही देखो, अभी ये कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद है। अब इसके पहले कंपनीज ने प्रॉफिट अगर अर्न करके रखा है और वो उन्होंने रिजर्व करके रखा होगा, तो इस समय पे वो प्रॉफिट काम में आता है ना। मतलब बाहर से आपको पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग शेयर होल्डर। एक अच्छी कंपनी, प्रूडेंट है, एक अच्छी कंपनी पूरा प्रॉफिट कभी भी अपने शेयर होल्डर को नहीं देती, उसमें से कुछ हिस्सा अपने रिजर्व फंड में जमा करके रखती है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन यानी बचा के रखना, बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। दीज रिजर्व्स आर द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अभी मैं आपको बोल रहा था ना, जो सरप्लस प्रॉफिट हमने बचा के रखा है, रिजर्व फंड है, बराबर है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंड्स हमने बनाए, उसमें जो पैसा जमा करके रखा है वही हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। द सम ऑफ टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। और कैसा होता है कि इतना सारा प्रॉफिट हम हर साल कमा रहे हैं, बराबर है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते कमाते हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट जमा हो जाता है। ऐसा में ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा पैसा हमारे पास जमा हो जाता है। और ये जो प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, ये री इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में। मतलब ये पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय हम फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और ये री इन्वेस्टमेंट जो करना है बिजनेस में, इसको हम कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी हमारा ही पैसा प्रॉफिट को प्लो बैक करो, यानी बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करो। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इज बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, है ना। यानी ये पैसा जमा करना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी वही कंपनी का प्रॉफिट जमा करना और उसको बाद में बिजनेस में यूटिलाइज करना, इसी को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, in simple words, a part of net profit which is not distributed to shareholder as dividend is retained by company in the form of reserve fund, है ना। ये आपको भी समझ में आ रहा है कि जो प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर को नहीं दे रही है in the form of dividend, that profit has been retained by the company as a reserve fund. Company converts its reserves into bonus share and capital, है ना। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। हमने बोनस शेयर देखे था इक्विटी शेयर के फीचर्स में, तब मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर में। यानी एक देखो सिंपल मैं समझा था, कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए रिजर्व जमा है, प्रॉफिट जमा है। ये प्रॉफिट किसका था? ओनर का था। ओनर यानी कौन? शेयर होल्डर। तो ये 100 करोड़ अपने शेयर होल्डर को दे देने चाहिए थे। अब ऑब्वियस है एक दिन में जमा नहीं हुआ है 100 करोड़, 10 साल में जमा हुआ होगा। हर साल 10-10 करोड़ रुपए आपने जमा कर डाले, तो ऐसा 100 करोड़ जमा हो गया। अब ये 100 करोड़ का क्या करना, आपको कंपनी में यूज करना है। तो कंपनी क्या करती है, अल्टीमेटली ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर का, है ना। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे देती है, एक्स्ट्रा शेयर, और उसका पैसा प्रॉफिट में से ले लिया जाता है। यानी जो प्रॉफिट उनको देना चाहिए था वो प्रॉफिट कंपनी खुद रख लेती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बदले में शेयर होल्डर को शेयर दे देती है, एक्स्ट्रा शेयर। बस वही होता है बोनस शेयर कैपिटल, इसी को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग, है ना। समझ में आ रहा है, यानी प्रॉफिट को बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करना। बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। और ये बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, बराबर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका कोई पैसा लिया नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कंसेप्ट समझ में आया रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग यानी एग्जैक्टली क्या है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है, अर्निंग है, वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कंपनी अपने पास ही रख रही है,
है ना, मतलब कुछ हिस्सा पूरा नहीं रखती है कंपनी। समझ लो कि कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 2 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, बाकी कुछ पेमेंट्स थे वो कर डाले, और थोड़ा सा जो पैसा बचा था वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया। तो ईयर बाय ईयर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते करते एक बहुत बड़ा एक सम कंपनी के पास डिपॉजिट है अभी फंड में, तो उस फंड को कंपनी यूज करना चाहती, तो जितने रुपए का फंड है उतने वैल्यू का इक्विटी शेयर इशू कर देंगी, उसको बोनस शेयर कहेंगे, और वो पैसा कंपनी में कैपिटलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है। Next, the management can convert retained earning into permanent share capital by issuing bonus share. It is an important source of raising long-term capital. It is simple and cheapest method of raising finance. It is used by established companies. It is an internal source of finance. हम पहले भी डिस्कस कर चुके, it is an internal source of finance. जो established company उनको पता है कि फ्यूचर हमारा अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, हमारा बिजनेस डेवलप हो सकता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने ही शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर दे देती है। इसको हम कहते हैं बोनस इशू। ओके, तो रिटेन अर्निंग के कुछ अभी डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट मतलब हाउ योर रिटेन अर्निंग विल बी डिटरमाइंड। देयर आर सम फैक्टर्स विच विल गोइंग टू बी अफेक्ट द वी कैन से इट एज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन अर्निंग और मेंटेनिंग रिटेन अर्निंग्स। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना पैसा बचा भी पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी तो मैटर करता है ना, पैसे कमाएंगे ही नहीं तो बचाएंगे कैसे, है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, एम्पल यानी सफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, जितना जरूरी है उतना या थोड़ा उससे ज्यादा अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, है ना, कंपनी उसमें से कुछ हिस्सा बचा भी सकती है। मोर द अर्निंग, अ कंपनी कैन सेव मोर। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। समझ में आ रहा है, यानी ये एक ऐसा फैक्टर है टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का टोटल अर्निंग जितना ज्यादा रहेगा, कंपनी उतना ज्यादा पैसा बचा के रख सकती है, और जितना ज्यादा पैसा कंपनी बचा के रखेंगी उतना कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। बराबर है, तो अब ये से वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, ठीक है ना, सॉरी कंपनी की नहीं, गवर्नमेंट की। कंपनी की नहीं रहती टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की रहती है। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग। इफ द टैक्सेस लेविड आर एट हाई रेट, कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अब सिंपल सी बात है, आपको भी समझ में आता है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं तो आपका प्रॉफिट का, कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर गवर्नमेंट को टैक्स देने में चला जाएगा, तो आप ज्यादा पैसा बचा भी नहीं पाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिटेन अर्निंग को अफेक्ट करता है। यानी समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट रिटेन हो रहा है 10 करोड़, यानी 10 करोड़ आपका प्रॉफिट है, जिसमें से आपको 40% टैक्स देना है, तो आप रिटेन कितना कर पाएंगे, 10 करोड़ में से 40% यानी 4 करोड़ गया, तो आप 6 करोड़ रिटेन कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने 40% के बजाय समझ लो 45% टैक्स लेना चालू कर दिया, तो जहां आप 6 करोड़ बचा रहे थे वहां पे अभी आप 5.5 करोड़ बचा पाएंगे, यानी आपका जो टैक्सेशन है ज्यादा हो गया ना वहां पे। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो रिटेन अर्निंग को अफेक्ट करता है। देन डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है ना। अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव यानी वो बहुत कम डिविडेंड देती है ना, यानी कम डिविडेंड देंगी शेयर होल्डर को, ज्यादा पैसा बचा के रखेंगी। और अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, लिबरल यानी कैसा कि बोलते ना बहुत उदार यानी उधारी वाला नहीं, क्रेडिट नहीं, उदार यानी बोलते ना कि मराठीमध्ये आपण म्हणतो जसं खूप उदार मनाचा है ना, यानी एकदम क्या बोलते छप्पर फाड़ के देने वाला कंसेप्ट नहीं क्या। यानी कंपनी का 10 करोड़ प्रॉफिट है और कंपनी बोल रही है 8 करोड़ डिविडेंड दे दो, सिर्फ 2 करोड़ बचा के रखो, तो फिर रिटेन अर्निंग कम रहेगा ना, पैसा कम बचेगा। यानी कंजर्वेटिव पॉलिसी अगर है कि जैसा समझ लो 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो एक काम करो 3 करोड़ आप डिविडेंड दे दो, 7 करोड़ आप अपने पास बचा के रख लो, है ना। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा यानी कंजर्वेटिव पॉलिसी होने की वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट रिटेन कर पाएंगे, तो आपका रिटेन अर्निंग भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ, ये बात भी है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे है इकोनॉमी के ऊपर। बराबर है, देखो, अ गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनीज वर्क as per its regulation. Company has to formulate
इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? यानी देखो कैसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है उसके हिसाब से अपना डिविडेंड पॉलिसी बनाना पड़ता है, बराबर है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यानी अभी हम एक लेसन है एसपी में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पॉलिसी, एक लेसन है 6 या 7 नंबर पे आएगा लेसन, तब मैं आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे डिविडेंड को अफेक्ट करती है, उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि सर्टेन रूल्स है वहां पे कि आप कितना डिविडेंड दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन रूल्स विच हैज टू बी फॉलोड बाय एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, especially by company form of organization. So these are the certain government regulations which are going to be affect management's decision. Okay, तो वही हमने यहाँ पे देखा है, गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, इट्स पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंश्योर दैट the company's work as per its regulations. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. यानी जो गवर्नमेंट है, बराबर है, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्या कहेंगे हम उसको, अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे और आपका जो रिटेन अर्निंग है अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ओके, सिंपल टॉपिक था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो यहां पे हमारा सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ठीक है, अभी तक हमने ओन कैपिटल देखा था, अभी हम देखेंगे बोरोड कैपिटल। देखो जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, ये देखो, ये जो हमारा सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस लेसन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पेज हमारा लेसन का, तो उसमें हमने देखा था सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। तो सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में शेयर हमने देखा था, और शेयर में हमने फिर इक्विटी शेयर देखा, प्रेफरेंस शेयर देखा, है ना। इक्विटी शेयर में हमने 2 टाइप के इक्विटी शेयर देखे, प्रेफरेंस शेयर में 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर देखे थे, है ना। हमारा जो पहले के 2-3 क्लासेस थे सब इसी पे चले थे। फिर आज हमने पढ़ा रिटेन्ड अर्निंग, और जैसे हमने रिटेन्ड अर्निंग ये टॉपिक पढ़ा, यहां पे हमारा सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। और इस टॉपिक में हम डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जैसा था ना, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में शेयर था, रिटेन अर्निंग था, तो सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल में इतने सारे टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो देखो सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल है। अब ये बोरोड यानी क्या कहा था मैंने, लोन कैपिटल, है ना। ओड, OWED, ओड कैपिटल भी कहा जाता है इसको, है ना। देखो, only own capital is not sufficient to carry on all business activities of a joint stock company. A company needs borrowed capital to supplement its own capital. ये बात सही है। कब तक आप अपने पास का ही पैसा लगाएंगे और कब तक आप शेयर इशू करते रहेंगे, बराबर है, कहीं ना कहीं आपको लोन लेके भी काम करना पड़ेगा। तो यही दिया है यहाँ पे उन्होंने, सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, यानी लोन लेके काम करना। ओके, एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी, however it is a normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money. ये आपको भी पता है that memorandum and article of association are the supreme document for the company. What is company done, or what is to be done by the company, or what will be done by the company has been decided by the memorandum and article of association of the company. So there should be a particular provision that there are certain powers which are given to the management of the company, that they can borrow money. If there is no such provision that they can borrow money, company will not borrow any amount from the open market. So there is always a provision in the memorandum and article of association of the company that company can borrow money from outside. Okay, memorandum authorizes company to exercise borrowing powers where an article of association provide as to how and by whom these powers shall be exercised. Okay, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमारा प्रॉफिट हमें कैसे हमें लोन लेना है मार्केट से, है ना, और वो कैसे हम ले सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें दी गई है,
मतलब बोरोड कैपिटल में हम पढ़ने वाले हैं। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। देखो सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। They have been given a right to manage day-to-day affairs of the company. So always these powers are vested with the board of director. Whenever company is going to issue equity shares or other such type of shares, it has been decided by the board of directors. If company will want to borrow some money from the market, that decision is also taken by the board of directors of the company. Uh, However, shareholders' permission will be required if necessary. If there are certain limits that shareholders' permission is required, then company also has to convey a shareholders meeting that can be called, and board of directors will take permission from the shareholder to borrow such money. So sources of borrowed capital, another it is a, and we can say it is another source of important source of finance for the company. Okay, और चलो देखते हैं फिर next. A private company may exercise its borrowing power immediately after incorporation. However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपको भी पता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है एंड दे कैन बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर आर सर्टेन public company or we can see it as there are all public companies which can start their business after getting certificate of commencement of business. So borrowing powers will be given after commencement of business certificate. ठीक है ना, मतलब उसके पहले कंपनी बोरो नहीं कर सकती. सो प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी इज अ शेयर, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. दे हैव टू इश्यू इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक. After contributing capital from equity share, in future if company needs additional capital, company can borrow that fund from the open market. Okay, the capital may be borrowed for short, medium and long term requirement. It is better to raise borrowed capital at a later stage of company's business when company want to expand or diversify its business and it require additional capital. ये सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल होता है. अब ये शॉर्ट टर्म सोर्स यानी क्या है, जैसा आप बोल सकते कि 1 ईयर और लेस ड्यूरेशन के लिए जो आपको फाइनेंस लगेगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल. मीडियम टर्म मींस मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर, यानी समझ लो आपको पैसे की जरूरत है 2 साल के लिए, तो ये हो गया. 1 साल से ज्यादा है, 3 साल से कम है, तो ये मीडियम टर्म हो गया. और लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो 3 साल या 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जो फाइनेंस आपको लगेगा वो होता है आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट for what we are going to arrange these funds. Okay, and it is better to raise borrowed capital at a later stage because company has to establish themselves first, and if company is on rolling position and company is earning a good amount of profit and company is in regular condition, then company is in a position to borrow funds. Otherwise company's debt will be इंक्रीज एंड देयर विल बी अ चांस ऑफ बैंक्रप्सी, है ना. मतलब बैंक्रप्ट हो सकती है ना कंपनी चल ही नहीं रही है, आप लोन ले रहे हो, लोन लेते ही जा रहे हो, तो कंपनी तो बहुत ज्यादा कर्जे में आ जाएंगे ना. व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर, यानी आप डिबेंचर इशू करके पैसा ला सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करके पैसा ला सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं. बराबर है, इतने सारे बोरोड कैपिटल के सोर्सेस आपके पास है. ओके, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अल्टीमेटली दीज आर द बोरोड सोर्सेस एंड वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन देम. ओके, एंड इंटरेस्ट इज फिक्स ऑब्लिगेटरी पेमेंट. ओके, इट इज ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है. देयर आर नो अदर चांस or we can say there is no other option. Okay, interest is paid on borrowed capital, it is paid at fixed rate. Borrowed capital is repayable after a specific period of time. और लोन है, borrowed capital लोन है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये आपको रिटर्न करना ही पड़ता है ना, करना ही पड़ेगा. ओके, तो ऐसा है हमारा borrowed capital. तो borrowed capital में पहला टॉपिक हम देखते हैं डिबेंचर. ठीक है ना, ये जो डिबेंचर है
डिबेंचर ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, एक लैटिन वर्ड था डिबेयर, DEBRE, ठीक है ना, डिबेयर, दैट मीन्स टू ओ समथिंग टू समवन, ओके, मतलब किसी को कुछ तो भी देना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखो डिबेंचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल होता है कंपनी के लिए, क्योंकि जैसा हम शेयर इशू करते हैं ना, शेयर वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं, जैसा प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, बस वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेफरेंस शेयर ये ओनरशिप कैपिटल रिप्रेजेंट करता है और डिबेंचर ये बोरोड कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। जैसा प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट होता है उसी तरह डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है ना। शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, व्हेनेवर कंपनी मेक्स प्रॉफिट देन कंपनी विल पे डिविडेंड, but debentures it is a loan capital and hence we have to pay interest on it, and interest is a obligation, it is compulsory payment by the company, whether company is making profit or not, it doesn't matter, we have to pay interest and it will be paid at a certain rate, and that rate was decided earlier at the time of issue of debentures, ठीक है। procedure is same there, when company issue shares, company issue prospectus, when company issue debenture, company also issue prospectus, the person who are interested to purchase debenture, they will apply to the company, company will allot them debentures, okay, and after allotting debenture every debenture holder will be creditor for the company, है ना। हर एक डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर रहेगा, क्योंकि कंपनी को उन्होंने लोन दिया है, यानी डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया है, ऐसा उसका मतलब हो जाता है, ठीक है। द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर, मैंने अभी आपको बोला ना, लैटिन वर्ड डिबेयर से आया हुआ है, विच मीन्स टू OWE, ओ मतलब कर्जे में आना, है ना, कर्जे में आना। जैसा मैंने किसी को लोन दिया तो वो मेरे कर्जे में आ चुका है ना, मेरे कर्जे में आ गया मतलब क्या, उसने मुझसे कर्जा ले लिया है, उसने मुझसे लोन लिया हुआ है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड डिबेयर। द टर्म डिबेयर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनी एक्ट, ठीक है ना। ये जो डिबेंचर है, द टर्म डिबेंचर, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, देयर इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन व्हाट डिबेंचर इंक्लूड्स, ओके, व्हाट इज डिबेंचर इट इज नॉट गिवन देयर, बट व्हाट डिबेंचर इंक्लूड्स इट इज गिवन, ओके। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली स्टेट्स दैट द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स, जैसा अभी मैंने आपको बोला डिबेंचर क्या है ये नहीं बताया है, डिबेंचर में क्या आता है ये बताया है, ओके। द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट, यानी कंपनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, जैसा शेयर होता है ना, वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट अगर इशू कर रही है, एविडेंसिंग अ डेब्ट, यानी जिसका मतलब है कि कंपनी ने डेब्ट लिया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट, और ऑब्वियस है कंपनी अगर लोन लेती है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो ये जितने भी सिक्योरिटीज होती है जैसा डिबेंचर, तो मोस्ट ऑफ दी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू होते हैं, जैसा प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप हमने देखे थे ना, वैसा डिबेंचर के भी 8 टाइप है, उसमें एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर। तो सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब दैट कंपनीज असेट हैज बीन सिक्योर्ड विद दैट पर्टिकुलर डिबेंचर, इफ कंपनी इज नॉट एबल टू पे डिबेंचर होल्डर्स अमाउंट रिटर्न बैक, then debenture holder has right to sale of company's asset, that means company's assets will be disposed of and debenture holders payment will be cleared, okay, that means there is a charge on the asset of the company, and there are unsecured debentures also, that means there are no charge on the company's asset, so it doesn't matter whether a company is charging asset or not, if that particular instrument evidences that it is a debt and it has been issued by the company under its common seal, that particular instrument, that particular security will be covered under the definition of debenture, that means that all securities will be considered as debentures, okay. Under the existing definition, debenture include debenture stock. Debenture means a document which either creates or acknowledges debt, ठीक है ना। एक बात समझ लीजिए कि व्हाट इज डिबेंचर, तो डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, है ना। जैसा आप बोलते दैट यू आर अ 10th पास, you have passed your 10th examination, how can you show us that you have passed 10th examination,
है ना? आप कैसे बताएंगे मुझे? किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है ना? अब मैंने एमकॉम किया है, मैंने एमबीए किया है, मैंने डीएफएम किया है, मैं यूजीसी नेट पास हूँ, है ना? उसके बाद सेट भी पास हूँ, अब मेरा पीएचडी भी चल रहा है, मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है क्या कि मैं डॉक्टरेट होने वाला हूँ? नहीं लिखा हुआ है ना। ये कैसे पता चलेगा? आप 10th पास हुए कैसे पता चलेगा? कोई बोलता है ये मेरा घर है ना? तो ये आपका घर है कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंट एविडेंस लगेगा कि नहीं? बराबर है ना? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगेगा जिसपे लिखा हुआ रहेगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ये आपको बिलोंग करता है। तो उसी तरह डिबेंचर होता है। जो डिबेंचर है क्या है? एक सर्टिफिकेट है ना? उस सर्टिफिकेट पे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हुआ है, वो सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू किया हुआ है। और वो सर्टिफिकेट इशू करने के पीछे रीजन क्या है? कंपनी ये बताना चाहती कि जिसको हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस पर्सन से हमने लोन लिया है, हमने उनसे पैसा लिया है, हम उनको इंटरेस्ट देने वाले हैं और इनका लोन का पैसा एक पर्टिकुलर डेट के बाद हम रिटर्न भी कर देंगे, है ना? तो वही उन्होंने यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना? पाल्मर डिफाइंस अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेप्ट, द इसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस। पाल्मर ने क्या बताया है? अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना? एक डिबेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। एज एन या इज एन इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? पेपर, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना? अंडर सील मतलब कंपनी ने सील लगाया उसके ऊपर, ठीक है? एविडेंसिंग डेप्ट, और जिसका डॉक्यूमेंट का जो इसेंस है मतलब वो हमें क्या बता रहा है? तो एविडेंसिंग डेप्ट यानी कंपनी एविडेंस दे रही है दैट वी हैव टेकन डेप्ट, ठीक है ना? द इसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस, यानी कंपनी ये बता रही कि हम कर्जे में आ चुके हैं। किसके कर्जे में आ चुके हैं? जिसको हमने ये सर्टिफिकेट इशू किया, जिसको मैंने ये सर्टिफिकेट इशू किया ना, उस बंदे से मैंने लोन लिया है, ऐसा कंपनी बता रही है। ओके। और तूफान ने भी डिफाइन किया हुआ है, मतलब ये डिफरेंट थिंकर्स है। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेप्ट टू द होल्डर। डिबेंचर एग्जैक्टली क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी ने दिया हुआ है एज अ एविडेंस ऑफ डेप्ट, यानी कंपनी ने लोन लिया ऐसा एविडेंस कंपनी दे रही है, ठीक है? यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सीम्ड बाय चार्ज। और जनरली ये कैसे आता है एविडेंस डेप्ट का? ऑब्वियस कंपनी ने लोन लिया है ना? और जनरली जब भी कंपनी लोन लेती है तो उसके ऊपर कंपनी अपना असेट चार्ज करके देती है, यानी असेट अपना गिरवी करती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस। ये जो डेफिनेशन है इससे क्या पता चलता है कि डिबेंचर ये क्या है? एक सर्टिफिकेट है, एविडेंस है। किस बात का? इंडेप्टनेस, यानी कंपनी ने लोन लिया उसका सर्टिफिकेट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, है ना? और ये जो इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में इश्यू हो रहा है अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी अपने कॉमन सील के अंडर में ये इशू कर रही है, ठीक है? तो यहां पे हमने देखे थे, यहां पे हमने देखा अभी डिबेंचर का मीनिंग, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिटेन्ड अर्निंग, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर हमने बोरोड सोर्स ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया। बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने डिबेंचर देखा, डिबेंचर का मीनिंग देखा, उसके डेफिनेशंस देखे, और फीचर्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8983388705, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर जैसे मैं फ्री होता हूं मैं आपको उसका मतलब रिप्लाई दूंगा और आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।